हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अभिषेक जैन आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइल ITR-4 ऑनलाइन, वो भी मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। और आज हम किस का ITR-4 भरने वाले हैं, किस पर्सन का। वो है एक ब्लॉगर है जिसकी इनकम ब्लॉग के थ्रू होती है। ब्लॉग यानी तो आप पर्टिकुलर कोई वेबसाइट पर अपना ब्लॉग पोस्ट करते हैं या फिर खुद की वेबसाइट पर ब्लॉग डालते हैं, और वो वाले ब्लॉग पे जो ऐड आते हैं गूगल एडसेंस के थ्रू, उसके थ्रू आपकी इनकम होती है। इसी तरह से यूट्यूबर भी यही वाला ITR भर सकते हैं जिसका मैं आज भरने वाला हूँ। यूट्यूबर्स की इनकम कैसे होती है? यूट्यूब एडसेंस के थ्रू, यूट्यूब की वीडियो पे जो ऐड आता है और उस ऐड के बेसिस पर उन लोगों की इनकम मिलती है। आपने यदि यूट्यूब पे कोई वीडियो डाली है, वो वाली वीडियो पे यदि ऐड आने शुरू हो गए हैं तो आपको उसकी इनकम मिलती है। तो वो लोग भी ये वाला ITR-4 भर सकते हैं जिस तरह से मैं आज फाइल करने वाला हूँ। तो वो भी ये वाली वीडियो देखें। साथ ही में फ्रीलांसर्स जो होते हैं, जो ऑनलाइन काम लेते हैं, फ्रीलांसिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। वो वाली वेबसाइट पे काम मिलता है। वो काम यदि आप करते हैं तो आपको पर्टिकुलर इनकम होती है। तो ये सब लोग ये ITR-4 भर सकते हैं, जो मैं आज भर के बताऊंगा आपको। तो किस तरह से भरना है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब हम आज ये वाली वीडियो में देखेंगे। और लाइव मैं आपको भर के बताऊंगा, आप खुद भी आपका ITR इस तरह से भर सकते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले काम कीजिए कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे फ्यूचर में अपकमिंग जो भी वीडियो होंगी वो सब आपको आ जाएगी आपके मोबाइल पर, वो सबका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं ITR-1 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से ITR-1 फाइल करना है आपको। यदि आपकी इनकम 5 लाख या फिर उससे ज़्यादा है, कम है, तो आप नील रिटर्न भी भर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर वीडियो डाली है, हाउ टू फाइल योर नील रिटर्न। मैंने उसके ऊपर वीडियो डाली है। यदि आपके 5 लाख से इनकम कम है तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप जरूर देखिए वाली वीडियो को। साथ में अभी मैं ITR-4 डाल रहा हूँ, और जैसे जैसे ITR आते जाएंगे मैं उन सबकी वीडियो यहाँ पे डालते जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? जो भी आपका क्लाइंट है उससे आप सारी बैंक की डिटेल मांगिए, सारी बैंक्स की डिटेल। उसको बोलिए पूरा का पूरा स्टेटमेंट साल भर का वो आपको भेजे एक्सेल फॉर्मेट में। ये पे आप खुद ही हैं तो आप खुद अपना एक्सेल के फॉर्मेट में आपका बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करें। और बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि साल भर में आपकी टोटल कितनी इनकम हुई है। आपकी सारी इनकम थ्रू चेक या फिर UPI के थ्रू, या तो ऑनलाइन मोड से होती है, पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, पेपैल के थ्रू। तो जो भी आपकी इनकम हुई है आपके बैंक स्टेटमेंट से आप टोटल इनकम आपको सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। जिस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट मंगाई हुई है। आपको ये स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है, और डाउनलोड करके जो भी इनकम हुई है, ये इनकम और खर्चे जो भी हैं वो सब आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कि आपने कौन कौन से खर्चे किए हैं। और मोस्टली क्या होता है, ये जो यहाँ पे सारी की सारी क्रेडिट साइड है, यहाँ पे आपका इनकम रहेगा, यहाँ पे आपके जो भी विड्रॉल्स हैं, पेमेंट हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सब आपके यहाँ पे आएंगे। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि सामने वाले ने आपको पेमेंट किया, वो रिफंड हो गया, फिर फेल हो गया ट्रांजेक्शन, तो वो भी यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाता है। यदि आप ब्लाइंडली क्रेडिट साइड के टोटल ले लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में सारी की सारी इनकम, सारी की सारी एंट्रीज आपकी इनकम नहीं है। बहुत सारी कैंसिल एंट्री, रिवर्स एंट्री है, बहुत सारी इंटरेस्ट की एंट्री है, FD के ऊपर, सेविंग के ऊपर। तो आपको वो सब आइडेंटिफाई करनी होगी। और जो सेविंग के ऊपर, FD के ऊपर इंटरेस्ट है, वो सब आपको अदर सोर्सेज में ऑफर करना होगा। और बची कुछ आपकी ब्लॉगिंग की इनकम है, वो आपको ब्लॉगिंग की इनकम में दिखानी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको पूरा स्टेटमेंट आपको एक बार गो थ्रू कर लेना होगा कि यहाँ पे किस किस तरह से इनकम है। फिर आपको यहाँ पे आने के बाद जैसे आप डालिए यहाँ पे इंटरेस्ट, तो आपको ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट की एंट्री मिल गई है कि ये सब इंटरेस्ट की एंट्रियां हैं। तो ये जैसे यहाँ पे देखिए, अभी क्रेडिट इंटरेस्ट कैपिटलाइज, इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन नंबर लिखा हुआ है। नंबर है, इसका मतलब है कोई FD नंबर है, FD के ऊपर ये इंटरेस्ट मिला है। ये भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज, ये देखिए क्वार्टरली इंटरेस्ट कैपिटलाइज, ये भी FD का नंबर है। तो आप पर्टिकुलर जो भी इंटरेस्ट है वहाँ पर आप डालिए कि ये इंटरेस्ट ऑन, तो आप यहाँ पर डालिए इधर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, और फिर इसे कॉपी कीजिए। जहाँ जहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट कैपिटलाइज दिख रहा है, आप वहाँ पर उसे पेस्ट कर दीजिए। इधर नहीं है, इसको डिलीट करेंगे। इसे कॉपी, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट, और ये जो है ये इंटरेस्ट ऑन FD है, इसे कॉपी करके यहाँ पे FD लिखिए। ये देखिए, ये जो है ना, ये FD होता है।
आप देखिए इसे कॉपी करेंगे तो आपको एफडी की डिटेल भी मिल जाएगी। इसे कॉपी करो, यहाँ पर आके फिल्टर पे डालो, तो ये देखिए ये एफडी है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एफडी इन्वेस्टमेंट, एफडी की इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से आपको ये पूरा का पूरा भर लेना है। जो जो ट्रेड्स हैं में जो भी इनकम आ रही है, यहाँ पर आपको सबको इनकम डाल दीजिए। ये जो भी आ रहा है ना, जहाँ पे इनकम लग रहा है आपको इनकम डालिए। साथ में ही आपको ये चेक कर लेना है कोई रिवर्स एंट्री है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे रिवर्स करके देखेंगे तो नहीं है। आपको हर तरह से देख लेने का है कि रिफंड करके कुछ है। तो जैसे कि ये है, ये यहाँ पे इनके में रिफंड करके लिखवा रहे हैं, देखिए फिल्टर में ये रिफंड। तो यहाँ पे देखिए ये इन्होंने यहाँ पे दिया था और यहाँ पे वो वापस आ गया। तो ऐसे एंट्री में आपकी इनकम नहीं है, तो आपको यहाँ पे उसको कैंसिल लिखना होगा। ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। ये देखिए 1260, ये 1240 है। तो मतलब यहाँ पे मिल जाएगी वाली एंट्री पे, आपको ढूंढेंगे आप यहाँ पे, तो फिल्टर निकल के उसको आप ढूंढिए तो आपको मिल जाएगा। जो भी कैंसिल होगा उसके सामने आपको कैंसिल लिखना है। ये देखिए यहाँ पे 140, 1040, ये 1040। अब यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है रिफंड, तो यहाँ पे भी आपको लिखना है कैंसिल। इसके ऊपर टैक्स नहीं बनना है, तो यहाँ पे आप कैंसिल लिख दीजिए। इस तरह से आपको सारे के सारे रिमार्क यहाँ पे डाल देने हैं। रिमार्क डालने के बाद में ये शीट आपकी ऐसी हो जाएगी। सब रिमार्क डालने के बाद में जो आपको नहीं समझा उसका अपना क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, वो आप बाद में चेक कीजिएगा। यहाँ पर आपको इतने तो भी मिनिमम डाल लेने के कैंसिल कौन सा है, प्लस जो भी डेबिट मार वो सर वो खर्चे डालना है। एफडी इन्वेस्टमेंट है, एफडी इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम ब्लॉगिंग, एफडी का इंटरेस्ट, सेविंग का इंटरेस्ट, और कुछ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में खुद नहीं ट्रांसफर किया तो सेल्फ ट्रांसफर, तो वो आपकी इनकम नहीं होगी। तो इस तरह से डालने के बाद में आपको इसका लगाना है पिवट, पिवट टेबल लगानी है। पिवट टेबल लगाने के बाद में उसे इस तरह से बना लेना है कि कैंसिल के सामने आपके दोनों मैच होनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट। ये खर्चे आ गए आपके, एफडी इन्वेस्टमेंट आ गई, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट, सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट, सेल्फ ट्रांसफर और इनकम फ्रॉम ब्लॉगिंग। तो आपके एक बैंक अकाउंट में इतनी डिटेल हमें मिल गई है। यहाँ पे से हमको इनकम फ्रॉम ब्लॉगिंग मिल गई है और ये भी टैक्सेबल होगी। सेल्फ अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा, और ये दोनों टैक्सेबल होंगे। ये इन्वेस्टमेंट है, इनका कुछ नहीं करना है हमें, कैंसिल है, इसका कुछ नहीं करना है। और ये जो है ये भी इनकम का ही पार्ट है, क्रेडिट में आया हुआ है। यदि नहीं समझता तो इसको भी आप यहाँ पे ब्लॉगिंग की इनकम डाल दिए, नहीं तो पूछिए सामने वाले से कि क्या है यह। तो इसी तरह से आपको आपकी जो भी बैंक अकाउंट आई हैं वो सारे बैंक अकाउंट का काम करना है। मैंने ये एक करके बताया आपको। वैसे जितने भी बैंक अकाउंट होंगे सबका आप काम कीजिए और फिर एक स्टेटमेंट बनाइए। उस स्टेटमेंट में जो भी आपके बैंक अकाउंट थे, SBI, HDFC, एक्सिस बैंक, वो सब के है ना यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद में अभी आप देखेंगे यहाँ पे इनकम फ्रॉम ब्लॉगिंग, ये जो है ये आपका PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा। एंड तो आपका प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन है, तो ये आपका इनकम करके आ जाएगा PGBP में। ये इंटरेस्ट जो है ये आपका आएगा, आपका 2 सोर्सेस में आ जाएगा ये। इसके बाद में और देखिए ये वाले बैंक में इतना इनकम था, ये वाले बैंक में ये वाला इनकम है, अदर सोर्स, ये भी अदर सोर्स, और यहाँ पे अदर सोर्स करके ये इंटरेस्ट है। ये रिवर्स नहीं होगा, ये रिवर्स नहीं होगा इनकम आपकी। यहाँ पे देखिए यदि आप रिवर्सल का टैग नहीं डालते तो आप इसको भी इनकम में कंसिडर कर लेते थे 30,000, जो कि बड़ी अमाउंट है। और फिर ब्लॉगिंग करके जो इनकम है वो ये वाले अकाउंट में आई है आपके 59,000, ये वाले अकाउंट में आई है आपकी 5 लाख, और ये वाले अकाउंट में ये है आपकी 3 लाख, ठीक है। तो ये सारे टैक्सेबल होंगे। साथ में आप देखिए कि आपके इन्वेस्टमेंट में आपके पास क्या है, ये एफडी 5 ईयर्स की नहीं है तो आपको इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको चेक करना है कि क्या क्या खर्चे आपने किए हैं। तो देखिए LIC, इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80C में। बाकी आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट लाए डिडक्शन लाए कोई इनकम नहीं है। ये सारे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, इनका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये होने के बाद में आपको बनाना है आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्या करना है, आपको आपका नेम लिखना है, यहाँ पर आपका पैन नंबर लिखना है, आप पर्टिकुलर यहाँ पे लिख दीजिए वो डिटेल। मैं यहाँ पे लिख के नहीं बताऊंगा आपको, आप ये खुद लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद में है आपको असेसमेंट ये लिखना है किस साल का आप रिटर्न भर रहे हैं। PY और सोर्स ऑफ इनकम लिख दीजिए कि ब्लॉगिंग एंड फ्रीलांसिंग से आपकी इनकम है।
और अदर सोर्सेज से इंटरेस्ट की इनकम है। इसके बाद में आपको करना है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसमें आपकी इनकम कहाँ से? ब्लॉगिंग एंड फ्रीलांस से। उसमें आपको SBI से, HDFC और एक्सिस बैंक, ये 3 बैंक हमने हमारे एग्जाम्पल में देखी है। वो सबसे जितना भी ब्लॉगिंग से इनकम आई है, जो भी मैंने आपको चेक किया था ये स्टेटमेंट में, उसमें से आपको ये लिंक लगा देना है कि कितनी कितनी इनकम है। यहाँ पे आप लिंक लगाइए, ये देखिए लिंक लगी हुई है, ऐसे आप तीनों पे लगा दीजिए। टोटल जो आएगी वो नीचे ले लो। और ये जो हम रिटर्न भर रहे हैं वो सेक्शन 44 AD में भर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि सेक्शन 44 AD ए प्रोफेशनल लोगों के लिए 44 AD ए होता है, और अदर देन प्रोफेशनल 44 AD होता है। यहाँ पे आपकी जितनी भी टोटल इनकम होती है, यदि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया है और आपकी इनकम 50 लाख से कम है, तो आप सेक्शन 44 AD ए में ITR 4 फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो भी टोटल इनकम होगी, टोटल जो भी आपका टर्नओवर होगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जितना अमाउंट आपको मिली होगी, उसका 50% टैक्स में ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह कुछ भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 50% गवर्नमेंट सीधे मान लेगी कि आपका खर्चा हुआ है, आपके रिलेटेड टू योर बिजनेस, योर प्रोफेशन, खर्चा हुआ है तुम्हारा 50%, तो रिमेनिंग 50% के ऊपर आपको टैक्स भरना होगा। तो आपका 50% सीधा माफ हो जाता है और 50% के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो आपको 54 यहाँ पे आपको 54 AD में लेना है। तो आप 54 AD में देखेंगे तो इसका 50% आपका इनकम माना जाएगा। बच्चों कुछ आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको कोई भी खर्चा माइनस नहीं करना है, कुछ भी माइनस नहीं करना है, इतना आपका सीधा टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। फिर आपका है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है आपके इंटरेस्ट इनकम, जो कि आपके SBI, HDFC और एक्सिस बैंक में हमने देखी थी। और में हमने देखा था कि FD में इंटरेस्ट इनकम थी आपकी, और सेविंग बैंक अकाउंट में इनकम थी। FD वाले को FD से लिंक कीजिए और सेविंग वाले को सेविंग से लिंक कीजिए। यहाँ पर आपको टोटल निकाल लेनी है और टोटल बाहर ले लेनी है। इतना लेने के बाद में आपको आपका टोटल निकालनी है, टोटल इनकम कितनी हुई है आपकी। टोटल इनकम आपकी टोटल यहाँ पे इतनी हुई है 5,01,000। टोटल यहाँ पे 9 लाख था। 9 लाख का हमने ये जो है सेक्शन 44 AD में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बोलते हैं इसको, उसमें हमने आपकी इनकम टोटल 50% ले ली। ये हमने आपका अदर सोर्सेज से इनकम ले ली, टोटल इनकम आपकी इतनी आ गई। ठीक है, तो अभी इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको आपका टैक्सेबल इनकम आपको मिल गई, टोटल इतनी टैक्सेबल इनकम है। अभी आपको डिडक्शन क्लेम करना है LIC के जो आपने पेमेंट किया था। LIC का आपने 14,000 का पेमेंट किया था, ये देखिए यहाँ पे है ये 14,000, ये देखिए। ठीक है, तो और यहाँ पे अभी आपको 80 TTA में भी आपको इंटरेस्ट जो आपने पे किया है सेविंग बैंक के ऊपर, उसका आपको डिडक्शन मिलता है। लेकिन लिमिटेड टू 10,000। यदि आपके आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको जो मिलेगा डिडक्शन वो मिलेगा सिर्फ 10,000 रुपीज़ का। यहाँ पे आपको कितना मिला है? 13,000 का इंटरेस्ट मिला है, तो मैक्सिमम 10,000 तक का ले सकते हैं। यदि 10,000 से कम होता तो आपको यहाँ पे कम लेना पड़ता था। तो हमारा ज़्यादा है तो हम पूरा का पूरा डिडक्शन ले लेंगे। तो इस तरह से हमारी टोटल डिडक्शन कितना है? 24,000। तो अभी यहाँ पे हमने ये नेट इनकम निकालेंगे, हमारी नेट टैक्सेबल इनकम 44,77,306 आया। जो अभी हमारा टैक्स पेबल आएगा वो 2,50,000 के ऊपर जो भी इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है। लेकिन हाँ, तो इसके ऊपर हम टैक्स निकालेंगे। 5% टैक्स लैब है, तो हमें यहाँ पे निकालना होगा। तो ये देखिए, ये जो अमाउंट है 4,77,000, उसमें से मैंने 2,50,000 माइनस किया, इतने का हमें डिडक्शन मिल जाएगा। उसके ऊपर हमें 5% टैक्स पे करना होगा। तो ये हमारा टैक्स पे हुआ कि टोटल टैक्स कैलकुलेट हो गया हमारा 11,365। इसमें से हमें 87A में रिबेट मिल जाता है। यदि आपकी इनकम 5 लाख से कम है, ये देखिए हमारी इनकम कितनी है 4,77,000, 5 लाख से कम है, तो आपको 12,500 तक का मैक्सिमम रिबेट मिलता है। ये लेकिन हमको कितने की जरूरत है? 11,000 की जरूरत है, तो हमारा रिबेट अमाउंट सेम आ जाएगी। 12,500 तक का मैक्सिमम रिबेट मिलता है। तो यदि आपकी इनकम यहाँ पे 5 लाख होती थी तो उसके ऊपर 5% 12,500 आता था, और आप यहाँ पे 12,500 का पूरा डिडक्शन ले सकते थे। आपकी नेट इनकम यदि 5 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, इसका मतलब यह हुआ इन शॉर्ट। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या आई? नील आई। टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट आपको नील, कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। और फिर आपका ये कंप्यूटेशन रेडी हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आप आपका कंप्यूटेशन बना सकते हैं। ये कंप्यूटेशन बना के अभी हमें क्या करना है, फाइनल स्टेप क्या है हमारी फाइनल स्टेप है रिटर्न फाइल करना। तो आइए हम रिटर्न की तरफ चलते हैं। मैं डायरेक्ट आपको रिटर्न की तरफ भी लेके जा सकता था, लेकिन मेरी ITR 1 की वीडियो जब मैंने डाली थी तब मुझे काफ़ी लोगों का मैसेज आया था मेरे व्हाट्सएप पे, और किसी किसी ने वहाँ पे कमेंट भी किया था कि
आप कंप्यूटेशन के साथ में वीडियो बना के बताइए हमें कि रिटर्न किस तरह से फाइल करना है, हमें कंप्यूटेशन किस तरह से बनाना है वो भी सीखना है, तो उनके लिए मैंने कंप्यूटेशन बनाया। तो अभी हम रिटर्न की तरफ प्रोसीड करते हैं। रिटर्न के लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in इसकी वेबसाइट पर आना है। इसकी लिंक भी मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करके आप आपका यूजर आईडी पासवर्ड डालिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करके यहाँ पे सबसे पहले हमें डालना है यूजर आईडी और पासवर्ड। यूजर आईडी क्या होगा आपका, हमेशा पैन नंबर, जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ कि आईडी आपको हमेशा आपका पैन नंबर ही रहेगा और कुछ नहीं रह सकता है। तो आपको वो आईडी लेना है और यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डालना है। जो भी पासवर्ड आपने सेट किया है वो आपका पासवर्ड रहेगा। यदि आपको जानना है कि किस तरह से यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना है, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं आपका रिटर्न, तो आपको रजिस्टर पे जाना है। और मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू रजिस्टर ऑन इनकम टैक्स पोर्टल। वो वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको ये करना है। पासवर्ड डालेंगे, एक कैप्चा डालो। फिर से करना होगा। तो लॉगिन होने के बाद में ये आपका डैशबोर्ड आएगा। आपको और आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, आपको आपका 26 हमेशा आदत डालिए कि आप जब भी कोई भी रिटर्न भरे तो आप सबसे पहले आपका 26 एज चेक करें। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपका 26 एज चेक करना है कि किसी ने कोई टीडीएस कटा है कि नहीं कटा है। मेरे केस में किसी ने भी टीडीएस नहीं काटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मुझे सीधा रिटर्न फाइल करने जाना है, मुझे टीडीएस का वेट नहीं करना है। आप सब लोगों को टीडीएस का वेट करना होगा, आप अभी से रिटर्न फाइल ना करें। मेरे केस में कोई टीडीएस नहीं था, इसलिए मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। आपके केस में टीडीएस आएगा, क्योंकि इस साल कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने टीडीएस रिटर्न फाइल करने की डेट बढ़ा दी है। तो जिस जिस कंपनी ने आपका टीडीएस काटा होगा उन्होंने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया होगा, वो 30 जून तक अपना रिटर्न फाइल कर देंगे। और प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीक मीन्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आपको आपका 26 में हो सकता है टीडीएस दिखने लगे, तो आप उसके बाद में ही आपका रिटर्न फाइल करें, अदरवाइज आपका टीडीएस का क्रेडिट चले जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकम टैक्स ई फाइल इनकम वहाँ पे क्लिक करके आपको AY सिलेक्ट करना है। हम AY 2021 फाइल कर रहे हैं। ITR 4 सिलेक्ट करना है, ओरिजिनल एंड रिवाइज। आपको यहाँ पे हम ओरिजिनल भर रहे हैं तो यही सिलेक्ट करना है ऑप्शन। और पे एंड सबमिट ऑनलाइन, हम ऑनलाइन करने वाले हैं इसलिए आपको ये सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप आपके बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कीजिएंगे करेंगे एंड प्रोसीड टू कंटिन्यू। आई एग्री, कंटिन्यू। यहाँ पर आपका जनरल टैब में आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपका नेम, एड्रेस एंड ऑल। तो आपको वो सब यहाँ पे चेक करना है। यदि आपने पहले भरा हो तो ऑटोमेटिक फिल होके आएगी वाली इन्फॉर्मेशन, नहीं भरा तो आपको एक बार चेक करना होगा। तो आप ये सारी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप सब चेक करके खुद ये फाइल कर दें। फिर उसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप जैसे कि फ्रीलांसर हैं, ब्लॉगर हैं, तो आपको यहाँ पे से क्या सिलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या आप, नहीं, स्टेट है कि नहीं, पब्लिक सेक्टर है कि नहीं, पेंशनर है नहीं, अदर है, नॉट एप्लीकेबल। तो आपको अदर पे सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका आपके में एक्चुअली एप्लीकेबल ही नहीं था, आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करें क्योंकि आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप आफ्टर ड्यू डेट फाइल करें तो ये करें, रिवाइज करें तो ये करें। आपको करना है यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं अभी, जो अगला टैब दिख रहा है वो एक नया है, नया अपडेट है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसके ऊपर हम फिर से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
इसको इनके केस में यहाँ पे नो है, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना है, ये आपके लिए नहीं है। सिर्फ ये विद योर फाइलिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो नो कर दो। इनकम डिटेल में आएंगे। इनकम डिटेल में आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइप रहता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। हमने जो ब्लॉगिंग के लिए बनाया था, वहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा था इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, ये उसकी डिटेल हमें यहाँ पे बननी है। और इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, एंटर वैल्यू फ्रॉम E8 ऑफ शेड्यूल बीपी। तो ये शेड्यूल बीपी है, यहाँ पे आपको इसकी डिटेल बननी होगी। अभी देखिए ये जो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम अंडर 44AD, और इधर मिलेगा नीचे कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44AD है। क्योंकि आप ब्लॉगर हैं, फ्रीलांसर है, तो आप प्रोफेशनल करके ट्रीट होंगे, तो आपको इधर डिटेल भरनी है, ऊपर डिटेल नहीं भरनी है। तो यहाँ पर आपको अभी सिलेक्ट करना है आपका सेक्शन बिजनेस कोड, आपका बिजनेस कोड कौन सा है। तो यहाँ से आपको ठीक से बहुत ही ध्यान देके सिलेक्ट करना है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है आपकी बिजनेस, तो ये सिलेक्ट कीजिए। अदर से रिलेटेड है, ये है डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, तो हमारी ये बिजनेस नहीं है, ये एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे ब्लॉगर्स के लिए दो बिजनेस एक्टिविटी हो सकती हैं, एक तो डेटाबेस एक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट जो है ब्लॉग पोस्ट पे डालते हैं, वो एक यहाँ पे आपकी ये जो है फील्ड ये आपकी आ सकती है। और दूसरी जो रहेगी वो रहेगी ये वाली इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी। तो आपको ये सिलेक्ट करना रहेगा, ये वाला कोड, ये और या फिर ये वाला जो मैंने आपको बताया था, डेटाबेस एक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट। ये दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको आपका डिस्क्रिप्शन लिखना है, ब्लॉगर एंड फ्रीलांसिंग। नेम ऑफ बिजनेस ये ऑप्शनल है, आपको लिखना है तो आप आपका खुद का नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दें। ग्रॉस एसिड, अभी आपको यहाँ पे ग्रॉस एसिड लिखनी है। अभी हमने जो कंपटीशन बनाया था स्टेटमेंट ऑफ कंपटीशन ऑफ इनकम, यहाँ पर आप देखिए हमारी ग्रॉस एसिड है 9,60,853। आपको यहाँ पे वही लिखनी है 9,63,853। और ये यहाँ पे आपको लिखना है 50%, मिनिमम 50% की आपको इनकम यहाँ पे लिखनी है। यदि 50% से कम लिखेंगे तो आपको ऑडिट करवाना होगा और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होंगे। यदि हमें वैसे नहीं करना है तो आपको 50% उससे ज़्यादा लिखना होगा। हमने यहाँ पे 50% लिया है 480 427 480 427। नीचे वाला आपको ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा, आपके पास जीएसटी होगा तो आप उसका नंबर लिखिए, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे ये जो डिटेल है अभी ये इस साल भी चेंज हुआ है, यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है कि जो मैंडेटरी है वो फील्ड है E15 19 20 एंड 22। E15 में पूछा है क्रेडिटर, आपके कोई क्रेडिटर है तो यहाँ पे लिखिए, अदरवाइज जीरो कर दीजिए। फिर है 19 इन्वेंट्री, जीरो, ब्लॉगर के केस में कोई इन्वेंट्री नहीं। 20 है संडे डेटर, आपको किसी से कोई पैसे लेने बाकी हैं तो वो लिखिए, अदरवाइज जीरो कीजिए। साथ में E22 मैंडेटरी फील्ड है, यहाँ पर आपको आपके कैश लिखनी है। मेरे केस में कैश 20,000 है, 21,500, तो मैं उतना लिख दूंगा। और मैं सजेस्ट करूंगा कि ये तो है ही है यहाँ पे जो उन्होंने बोला है, साथ में बैलेंस फ्रॉम बैंक आप जरूर लिख दें। भले ही यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लिखें। तो बैलेंस फ्रॉम बैंक अकाउंट के लिए आपको क्या करना होगा, आपके जितने भी स्टेटमेंट थी वो सब में जो भी क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है आपको उसका टोटल ले लेना होगा।
तो मेरे केस में बैलेंस फ्रॉम बैंक अकाउंट है इतना। तो बस मैंने इतने फील्ड लिख दिए, बाकी फील्ड मैंडेटरी हैं, आप चाहें तो उन्हें फिलअप करें या फिर उन्हें 0 कर दें। ओके, बीच बीच में सेव कर ज़रूर करते रहना। तो अभी आप फिर से इनकम डिटेल में आएंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमारी इनकम आ चुकी है 480 427, ये जो हमने यहाँ पे ली थी। इसके बाद में हमें भरना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये यहाँ पे मिलेगा आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम सेविंग अकाउंट, और यहाँ पर आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट लिखना है। हमारे केस में कितना है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 13,891, 13,891। उसके बाद में हम ऐड करेंगे ये डिपॉजिट एफडी के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो हम लिखेंगे यहाँ पे 7260। फिर नीचे आ जाएंगे आप, यहाँ पे आपको डिडक्शन लिखना है LIC वगैरह में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है। हमारे केस में LIC का इन्वेस्टमेंट है 14,272, और उसके बाद में 80 TTM हम इंटरेस्ट का बेनिफिट लेंगे 10,000 का। यहाँ पे हमारी नेट इनकम आई 477,306, इतनी। हाँ, इतना टैक्स आएगा, उसके ऊपर इतना रिबेट आएगा। तो देखिए यहाँ पे इतना टैक्स आया हमारा, ये 87A में उतने का रिबेट आ गया, और नेट इनकम हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है 0। इसको सेव करना फिर से। अभी आप आ जाइए टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाले कॉलम, इसमें शीट में। यहाँ पे आपको आपकी बैंक डिटेल चेक कर लेनी है, सब सही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए आपको टोटल टैक्स पेबल और रिफंड सब 0 आ रहा है, तो सही है, तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपकी कोई बैंक डिटेल ऐड करना रह गई है तो आप यहाँ पे ऐड करें। मेरे केस में है तो मुझे ऐड करनी होगी। बैंक डिटेल ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे कैपेसिटी में सेल्फ सेलेक्ट करना है, और प्लेस में आपको आपका जो भी प्लेस है वो प्लेस लिख देनी है। लेंथ लोकेशन, आप जहाँ पे रहते हैं आप वहाँ का लोकेशन लिखिए। और इतना करके आपका रिटर्न रेडी हो जाता है। आप से ड्राफ्ट कर दे फिर से एक बार, ये क्लॉज आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इन्हें आप ब्लैंक छोड़ देंगे। ये क्लॉज में क्या है मैं अपने ITR 1 वाली वीडियो में बता चुका हूँ, आप चाहे तो वाली वीडियो देख सकते हैं। आप फिर से एक बार इनकम डिटेल पे आप यहाँ पे ये सब भरने के बाद में आप क्या करेंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट करें। कुछ भी बचा होगा तो यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे ये आपको +91 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इस बार उन्होंने नेम कंपलसरी फिल कर दिया है, तो यस आपको नेम भी लिखना होगा। तो जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे नाम लिख दें। तो आप पर्टिकुलर यहाँ पे आपका नेम लिख दें, आपका बिजनेस नेम ऑफ बिजनेस में आप आपका खुद का नेम लिख सकते हैं। यदि आपने आपका बिजनेस रजिस्टर्ड किया हुआ है किसी पर्टिकुलर नेम से, तो आप वहाँ पे यहाँ पे आप वो नेम भी लिख सकते हैं, जिसे हम ट्रेड नेम बोलते हैं। ठीक है, तो ये करके हम फिर से प्रीव्यू सबमिट करेंगे। ये जहाँ पे भी जो भी रह जाएगा ना वो बता देगा कि यहाँ पे फिलअप करना बाकी है। ये नॉट क्लेमिंग, नीचे भी आप कर दो नॉट क्लेमिंग, फिर से सबमिट करो। ETC whether you have made any investment deposit payment between 1/4/20 to 36/6/20, ये पीरियड में यदि आपने कुछ किया है तो करो, अदरवाइज इसे नो कर दो। बस इतना होने करना है आपको। फिर से प्रीव्यू सबमिट पे क्लिक करना है, ओके कर दीजिए। अभी आपको ये बता रहा है कि इनवैलिड फील्ड वैल्यू फॉर फील्ड ITR फॉर ए शेड्यूल BPS, यानी तो फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस बैलेंस विथ बैंक। ओ, तो ये वाली शीट में, हाँ, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया था, यहाँ पे पॉइंट अलाउड नहीं है। ये करके आप फिर से क्लिक कीजिए और ओके करो।
प्लीज सेलेक्ट एनी वन ऑफ द वेरिफिकेशन ऑप्शन। ओ यस, तो यहाँ पे हमें ये जो है, यहाँ पे आके हमें ये एक वेरिफिकेशन ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि हम किस तरह से वेरीफाई करवाने वाले हैं हमारा ITR। आधार OTP के थ्रू वेरीफाई करवाने वाले हैं, बैंक अकाउंट वैलिडेट करवाना चाहते हैं, डीमेट अकाउंट से के थ्रू या फिर DSC के थ्रू करवाने वाले हैं। तो यदि हाँ तो ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज यदि आप 120 डेज के अंदर करवाना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट करें। आपको ये आपका वेरिफिकेशन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि आप आधार के थ्रू वेरीफाई करवाना चाहते हैं या फिर बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, DSC के थ्रू, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। अदरवाइज आप यदि 120 डेज के अंदर वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। और यदि आप उसको ऑनलाइन ये वेरीफाई करवाना ही नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ITR वी साइन करके बेंगलोर भेज दें ऑन दिस एड्रेस, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो हमारे केस में हम आधार के थ्रू से वेरीफाई करवाएंगे, या फिर ये भी हम इस पर क्लिक कर देते हैं, हम बाद में इसे वही वेरीफाई करवा लेंगे। और ये करके आप प्रीव्यू एंड सबमिट कर दें। तो ये आपको एक बार प्रीव्यू बताएगा कि आपने जो भी भरा है वो पूरी डिटेल आप एक बार चेक कर लें, इसमें कुछ कमी हो, यदि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो एक बार पूरा इसे शांति से देख लें एक बार। ये देखिए आपके यहाँ पे इनकम आ गई, और यहाँ पे आपके अदर सोर्सेज की इनकम आ गई, टोटल इनकम आ गई, डिडक्शन आ गया, और फिर नेट इनकम होके पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई है। आपका बिजनेस की इनकम यहाँ पे आ गई है, बिजनेस का डिटेल आई मीन, और यहाँ पे बैंक डिटेल, कैश डिटेल, आपके अदर एसेट्स एंड लायबिलिटी की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन में आपके बैंक अकाउंट डिटेल आ चुके हैं। तो ये सब सही लग रहा है, तो अब हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो आपका ITR फाइल हो चुका है, और ये आपका यहाँ पे आपको आपका ITR भी मिल जाएगा, और आप E-वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे कि मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि जब तक आप आपके अकाउंट को वेरीफाई, आपके ये जो एक्नॉलेजमेंट को E-वेरीफाई ना कर लें, या फिर एक्चुअल में उसको वेरीफाई ना करवा दें 120 डेज के अंदर वहाँ पे भेज के, तब तक आप आपके एक्नॉलेजमेंट देख नहीं सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट में आपको मतलब दिखेगा, एक्नॉलेजमेंट से उसका नंबर दिखेगा, आपको इनकम की कोई भी डिटेल आपको नहीं दिखेगी। देखिए मैं आपको फिर से एक बार ये वाली वीडियो में दिखा देता हूँ। यहाँ से यदि आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करते हैं तो आपको इस तरह से दिखेगी, यहाँ पर आपको कोई भी इनकम की डिटेल नहीं दिखेगी। ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन रिटर्न फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम E-फाइलिंग पोर्टल एज अ प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। तो आपको पूरा का पूरा E-वेरीफाई करवाना होगा, तो ही ये विथ इनकम आपको यहाँ से डाउनलोड के लिए मिलेगी। तो E-वेरीफाई के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है, E-वेरीफाई रिटर्न, E-वेरीफाई पे क्लिक करना है, और जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल है उस पर आप क्लिक करके E-वेरीफाई करवा लें। उसके बाद में आपको पूरा आपका ITR वी का एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे ITR 1 वाली वीडियो भी देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि वेरीफाई करवाने के बाद में किस तरह से एक्नॉलेजमेंट दिखती है और उससे पहले किस तरह से दिखती है। आप वाली वीडियो देखें ज़्यादा डिटेल के लिए। ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं इसे यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आई होप आपको ये वाली वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स।